अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश की जानकारी सामने आई है। फरीदाबाद से आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद से हैंड ग्रेनेड के साथ आतंकी की गिरफ्तारी की गई है। आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था आतंकी अब्दुल रहमान, ये बताया जा रहा है। राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से अटैक करने की साजिश थी। हिंदू नाम रखकर फरीदाबाद में रह रहा था ये आतंकी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए। जितेंद्र, क्या और जानकारी अब्दुल रहमान के बारे में मिल रही है और किस तरह से उस तक पहुंची पुलिस? बिल्कुल, देखिए गुजरात एटीएस लगातार अब्दुल रहमान की उसको ट्रैक कर रही थी और पता चला कि दरअसल वो फरीदाबाद के अंदर मौजूद है। गुजरात एटीएस तुरंत यहाँ पहुंची है। उसके बाद अब्दुल रहमान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि जो अब्दुल रहमान है वो दरअसल आईएसआई ट्रेंड आतंकी है और वो जो हैंड ग्रेनेड उसके पास से 2 बरामद हुए वो भी उसे आईएसआई की तरफ से दिए गए थे और टारगेट करना था राम मंदिर। तो फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। गुजरात एटीएस अपने साथ अब्दुल रहमान को गुजरात ले जा चुकी है और वहाँ लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। जो उसका मोबाइल फोन है उससे पता चला है कि लगातार वो पाकिस्तान के अंदर आईएसआई के जो कई अधिकारी हैं उनके लगातार संपर्क में था। इसके अलावा जो उसका आका है वो भी फिलहाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और लगातार एक प्रतिबंधित ऐप है उसके जरिए ये उनसे जुड़ा हुआ था। तो फिलहाल अभी से पूछताछ की जा रही है। इसके मॉड्यूल के अंदर और कितने आतंकी हैं जो फिलहाल छिपे हुए उनके बारे में भी से जानकारियां ली जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की। बड़ी खबर आ रही है, औरंगजेब ग्रेट राजा, ये कहा है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने। औरंगजेब समाज सेवी था, ये अबू आजमी ने कहा। औरंगजेब ने मंदिरों को बनवाया, ये भी कहा अबू आजमी ने। हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो कभी भी वो ऐसे शासक थे कि उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। उन्होंने जो है उनकी जो है सरकार में भारतवर्ष की सरहद जो थी बर्मा अफगानिस्तान तक थी। देश सोने की चिड़िया उनके जमाने में था, लोगों के घरों में सोना था, इसीलिए अंग्रेज यहाँ पे देश आया। मैं सोचता हूँ कि वो शासन अच्छा कर रहे थे। बाकी उनकी फौज में हिंदू जो कमांडर थे, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। जी एक सवाल आखिरी के, राजा जो भाजपा के विधायक है वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को जो है वो खोद डाला है। नहीं, ये बदतमीजी है। सत्ता के अहंकार में कुछ भी कह सकते हैं लोग। तो अबू आजमी कह रहे हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। अबू आजमी के बयान पर एकनाथ शिंदे ने हमला बोला। अबू आजमी का बयान महापाप है। औरंगजेब वाले बयान पर अबू आजमी को माफी मांगनी चाहिए। अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ये तक कहा एकनाथ शिंदे। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। आप एकनाथ शिंदे को सुन रहे थे और खास बात यह कि अबू आजमी के बयान पर बोले हैं आदित्य ठाकरे भी। उन्होंने कहा कि अबू आजमी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अबू आजमी की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये सारे लोग एक प्रथा यहाँ चलाते आए जो हमारे महापुरुषों का अपमान करते आए। फिर वो चाहे अबू आजमी हो, वो चाहे सोलापुरकर हो, चाहे कोरटकर हो या फिर कोश्यारी साहब हो, ये सरकार भाजपा की क्या करेगी? और ये जो अभी आज उन्होंने ये बयान दिया है, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो क्या भाजपा का प्यार सिर्फ बयानों के लिए, बयानबाजी के लिए है कि अभी उन पे कोई एक्शन होगी? ये 3 लोगों पे, सिर्फ अबू आजमी नहीं, अबू आजमी तो है ही, लेकिन उतना ही गंदा स्टेटमेंट सोलापुरकर ने किया है, कोरटकर ने किया है। तीनों को सजा मिलनी चाहिए, तीनों को अरेस्ट करना चाहिए, तीनों की परेड निकालनी चाहिए। और इधर मथुरा में होली उत्सव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने मथुरा होली उत्सव से मुस्लिमों को बाहर रखने की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मथुरा में ब्रज की होली पर मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की गई है।
धर्म रक्षा संघ संगठन ने मांग की है कि होली के किसी भी कार्यक्रम में मुसलमानों को शामिल न किया जाए। इस हिंदूवादी संगठन का कहना है कि मुस्लिम समुदाय न तो व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हो और न ही उत्साह में। इस विवाद पर वृंदावन के चिंतामणि कुंज में संत समाज की बैठक भी हुई। संतों ने एक ही सुर में कहा कि ब्रज की होली में अब मुसलमानों और जिहादियों का प्रवेश वर्जित है। वृंदावन में ब्रजमंडल में शांति बनी रहे, जिससे इनका पूर्ण तरह से बहिष्कार हो। आगे से ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो जो बरेली जो चाहते हैं। सभी ने एक स्वर से शासन प्रशासन से मांग की है कि होली के पवित्र त्योहार में किसी भी मुसलमान को यहाँ एंट्री नहीं दें। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने अपनी कविता पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की कविता ए खून के प्यासे बात सुनो पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस से कविता समझने में गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ए खून के प्यासे बात सुनो कविता मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वास्तव में कविता अहिंसा को बढ़ावा देती है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने संवेदनशीलता की कमी दिखाई है। दरअसल प्रतापगढ़ी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को राहत का संकेत देते हुए कहा कि जो उन्होंने पोस्ट किया वो बस एक कविता थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने 17 जनवरी को हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 10 फरवरी को इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओका ने कहा था कि ये कविता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये कविता परोक्ष रूप से कहती है कि भले ही कोई हिंसा करे, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। खबर महाराष्ट्र से। बजट से पहले महायुति सरकार ने ठंडा ठंडा कूल वाला संदेश दिया है। सीएम फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार मंच पर एक साथ नजर आए। इस दौरान खूब ठहाके भी लगे। सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे में। वो क्यों मिलता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनकी कुछ शिकायतें, कैसे मुझे दबाया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों की जांच की जा रही है। कोल्ड वॉर की इन अटकलों और विपक्षी दावों के बीच मुंबई में सीएम फडणवीस की डिप्टी सीएम शिंदे और अजित पवार के साथ एक बड़ी बैठक हुई। सीएम फडणवीस ने इस बीच संजय राउत पर कुछ यूं तंज कसा। काय आपले पुस्तक तशी आता परिस्थिती झाली आहे रोज। पण मी एक सांगतो, सलीम जावेदची आता यांची कॉम्पिटिशन चालली आणि संजयनी धृतराष्ट्राने कौरवांची वाट लावली ते तुम्हाला माहित आहे, आणि आता इथं असलेले दूरदृष्टीवाले कुणाची वाट लावतात तेही माहित आहे। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी कहा कि महायुति में सब ठीक है। 5व्या मजल्यावर। और वो खबर दिल्ली से। दिल्ली में बजट को लेकर सरकार ने जनता से सुझाव मांगा है। बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि अब तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए नहीं आए। दिल्ली सरकार जल्द ही विधानसभा में बजट पेश करने वाली है। 24 मार्च से 26 मार्च के बीच सीएम रेखा गुप्ता बजट पेश करने की तैयारी में। बजट के लिए मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सुझाव भी मांगे। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सरकार ने जनता से जो वादा किया है उसे पूरा करे। आरोप का खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। सरकार बनने के बाद भी उसे बंद करे और जो वादा किया है उसके अनुरूप बजट लेकर के आए और जनता को काम करके दिखाए। सर, आज भी आप लोग मुद्दा उठाएंगे क्या? सभी चर्चा में हम शामिल होंगे। और अब बात बिहार बजट की। बिहार में आज 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 40 मिनट के बजट भाषण में 52 नई घोषणाएं की।
साबित है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बजट में सबसे ज्यादा 60,000 करोड़ शिक्षा पर खर्च करने का ऐलान किया है। वहीं स्वास्थ्य सुविधा में 20,335 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसमें महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणा की गई है, जिनमें स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए स्पेशल जिम खोलने का ऐलान किया गया है। वेजफेड द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर सरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा सरकार करती है। बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात का जिक्र किया कि केंद्र की मदद से बिहार का विकास हो रहा है। बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी जब भाषण दे रहे थे, तब तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए नजर आए। वहीं बजट के बाद सीएम नीतीश कुमार खड़े हुए और सम्राट चौधरी को गले लगाते हुए उनकी पीठ थपथपाई। बजट पेश करने से पहले सम्राट चौधरी ने घर में पूजा की और बजट कॉपी की आरती भी उतारी। आरजेडी ने नीतीश सरकार के बजट को पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में विकास, रोजगार और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी, बजट कैसा रहा? बजट पेश हुआ, कैसा बजट? अरे बिहार के हित में ये बजट नहीं है। इन लोगों को केवल अपनी सरकार बचाने की चिंता है, हमको बिहार की चिंता है। बेरोजगारी के बारे में कोई चर्चा नहीं, पलायन रोकने के बारे में कोई चर्चा नहीं, महंगाई खत्म करने के बारे में कोई चर्चा नहीं, कारखाने के लगेगा नहीं लगेगा, शुगर मिल, जूट मिल चालू होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं। क्या मतलब है इस बजट का? बिहार प्रति व्यक्ति आय सबसे फिसड्डी है। कैसे लोगों का आय बढ़ेगा? आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा? महिलाओं को बात की गई थी 2,500 रुपये देने की, गैस सिलेंडर 500 रुपये करके महंगाई से राहत दिलाने की, फ्री में बिजली 200 यूनिट देने की, किसानों का ऋण माफ़ करने का, कोई इस पे चर्चा नहीं। तो क्या चीज़ पे चर्चा हुई है? महिला महिला महिला, पिंक टॉयलेट, पिंक बस, पिंक रिक्शा। सचिवालय में आज तक की हालत देख लीजिए, आप सचिवालय में हालत देख लीजिए। या सचिवालय ही में महिलाएं इतनी ड्यूटी पे लगी रहती हैं, इनके लिए आज तक शौचालय नहीं बना पाए। क्या बात कर रही है? और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। आकाश आनंद को बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निकाल दिया पार्टी से। पार्टी हित में आकाश को निकाला, ये कहा है मायावती ने। उन्होंने कहा कि जब उनको सारे पदों से हटाया गया था तो उनको प्रायश्चित करके परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन वो अभी भी अपने ससुर के प्रभाव में लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसलिए अब उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं पार्टी के हित में। विपिन चौबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, तो ये कड़वाहट बढ़ती हुई मायावती के कुनबे में अपने भतीजे को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी बिल्कुल, पारिवारिक कलह अब सड़क पर आ चुकी है। कल तक ये लड़ाई घर के अंदर थी और इस पर एक्शन मायावती लेते हुए नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद ने आज प्रतिक्रिया दी है, उससे मायावती और ज्यादा भड़क गई है और भड़कते हुए ये कहा है कि पहले जैसे मैंने उनके ससुर को बाहर निकाला था, उसी तरह से आकाश आनंद को मैं बाहर निकाल रही हूँ। और ये पता चलता है कि अभी भी वो अपने ससुर के प्रभाव में है। उनको उम्मीद थी कि इस तरह का एक्शन लेने के बाद शायद वो अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को दिखाएंगे, लेकिन इस तरह का लंबा चौड़ा जो पोस्ट उन्होंने आज सुबह किया है, जिसमें फेसबुक और ट्विटर पे पोस्ट किया है, उससे ये पता चलता है कि वो अपने ससुर के प्रभाव में है और उनके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। इसीलिए वो अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल रही है। और ये प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने अपने मंसूबे एक बार फिर से साफ कर दिए हैं कि वो पार्टी के मूवमेंट में और डिसिप्लिन से समझौता नहीं करेंगे और जो कुछ भी इसके आड़े आएगा उस पर आकाश की कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर अभी तक? नहीं, कल के एक्शन पर लगभग 18 घंटे बाद आज आकाश आनंद ने रिएक्ट किया था, लेकिन ये ताजा प्रतिक्रिया मायावती की है, ताजा एक्शन है, तो थोड़ा वेट करना होगा। संभवतः आकाश आनंद इस पर रिएक्ट करेंगे और फिर ये लड़ाई कहां तक बढ़ती है वो हमें देखना होगा। शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के नूंह से एक अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारी सुरक्षा के बीच बोर्ड की परीक्षा हो रही है। पहले हुई नकल की घटना से सबक लेते हुए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर पहरा सख्त कर दिया है। नूंह में हो रही हरियाणा बोर्ड की परीक्षा केंद्र की ये आज की तस्वीर है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। परीक्षा केंद्र के आसपास कोई भटकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम लगातार सेंटर्स का राउंड लगा रही है, लेकिन पिछले हफ्ते ऐसा नहीं था। नूंह में आए हैं
और यहाँ पर एक परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है वो हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये छतों के ऊपर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको दिखाई देगी। चारों तरफ नज़र रखने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो स्कूल के दायरे के आसपास या बाउंड्री के आसपास भी नहीं आ सकता है। इसमें हमने सख्ती बरतते हुए 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 6 सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर लगाए हैं। साथ ही हर सेंटर पे सेंसिटिविटी और सुपर सेंसिटिविटी के हिसाब से 15 से 20 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। छतों पे चढ़ के नकल कराने की शिकायतें थी, तो उसको ध्यान में लेते हुए 2-2, 3-3 पुलिसकर्मी छत पे बिठाए गए हैं। नूंह में पिछले हफ्ते परीक्षा के दौरान नकल की कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। छात्र और उसके अभिभावक बेखौफ और बेधड़क अंदाज में नकल कर रहे थे और करवा रहे थे, लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरती तो नकल विहीन परीक्षा होती दिख रही है। और हमारे संवाददाता अभिजीत कुमार ने आज नूंह में परीक्षा केंद्रों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है। आइए आपको दिखाते हैं। नूंह में प्रशासन की सख्ती के बाद अब तमाम केंद्रों पर परीक्षाएं जो हो रही हैं वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं। इस वक्त हम नूंह के ही एक परीक्षा केंद्र पर खेड़ला में मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बरामदे में बच्चे बैठकर परीक्षाएं दे रहे हैं और यहाँ पर पूरे टीचर्स भी जगह जगह पर लगातार जो है वो मुस्तैद हैं ड्यूटी पर, और ज़मीन पर बैठकर ही जो महिला छात्र हैं वो सब परीक्षा देते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और उसके साथ ही अगर बात करें परीक्षार्थियों के साथ साथ जो शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है वो भी जगह जगह दिखाई देंगे। और उसके बाद की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो छतों पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह आपको पुलिसकर्मी तैनात दिखेंगे। इतनी सख्ती जो है वो एक हरियाणा बोर्ड के परीक्षा के लिए यहाँ पर रखी गई है। और उसके बाद अब जो है परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी तरह के नकल के यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जब तस्वीरें वायरल हुई और पेपर लीक के मामले सामने आए उसके बाद FIR दर्ज हुई, कार्रवाई हुई और अब प्रशासन सख्ती से इन परीक्षाओं को कराता हुआ दिखाई दे रहा है। कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि स्कूल में छात्र स्मार्टफोन लेकर जा सकते हैं। कोर्ट ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। स्कूलों में छात्रों को स्मार्टफोन ले जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश तय किए हैं। हाईकोर्ट ने स्कूलों को यह जिम्मेदारी दी है कि वो बच्चे के स्मार्टफोन के सीमित प्रयोग पर उचित दिशा निर्देश बनाएं ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में प्रवेश करते समय स्मार्टफोन को जमा करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि घर जाते समय छात्र अपने फोन वापस ले सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्मार्टफोन के चलते अगर अनुशासन में और या शैक्षणिक वातावरण में दिक्कत आती है तो इसका इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। हाईकोर्ट ने स्कूलों को दिशा निर्देश दिया है कि ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि बच्चे को शिक्षित करे। जैसे कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एजुकेशन हमें दी जाती है तो हम उसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हाईकोर्ट का दिशा निर्देश है स्कूलों को कि वो बच्चे का मोबाइल का इस्तेमाल समझाए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल समझाए, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल समझाए। हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो मोबाइल का इस्तेमाल है पूर्णतः प्रतिबंधित ना करते हुए सर्टेन टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग अलाउड होगा। जो विद्यार्थी जब स्कूल आएगा तो अपना मोबाइल लेके आएगा। अगर वो अपना मोबाइल लेके आएगा तो उसके लिए स्कूल एक स्पेस क्रिएट करेगा जहां वो अपना मोबाइल जमा करेगा और छुट्टी के वक्त वहां से मोबाइल लेके जाएगा। पश्चिम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आज प्रदर्शन के दौरान छात्र संगठनों के बीच तीखी झड़प हुई जिसमें कई छात्र घायल भी हुए। पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में आज सुबह फिर अराजकता का माहौल देखने को मिला। यहाँ SFI के छात्र आज सुबह मेदिनीपुर कॉलेज में छात्रों को अंदर आने से रोक रहे थे, जिसके बाद छात्रों के बीच हाथापाई हुई। स्थिति को देखते हुए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। वामपंथी छात्र युवा संगठन ने आज विश्वविद्यालय बंद का ऐलान किया था। बंद के समर्थन में वामपंथी छात्रों ने सुबह से ही धरना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में विभिन्न वामपंथी छात्र संगठनों और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर शहर, दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी, कूच बिहार जिले और पूर्व मेदिनीपुर जिले के पंसकुरा में TMC, AIDSO और ASFI के वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई जिसमें कई छात्र घायल हो गए। वहीं विद्यासागर विश्वविद्यालय के गेट पर ASFI छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोका तो छात्रों ने गेट के अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने कई AIDSI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जो छात्र कॉलेज के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। और पंजाब से राज्यसभा भेजे जाने के मामले को लेकर पहली बार राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा खुद सामने आए। अरोड़ा ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
अरोड़ा साहब, आपका नाम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है कि आप पंजाब की राजनीति में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आपको एक बाई इलेक्शन के लिए टिकट दे दिया है, तो क्या राज्यसभा छोड़ रहे हैं क्या? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ 14 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। यानी इलेक्शन जीतेंगे तो आप फैसला लेंगे? हाँ, बिल्कुल। तो अभी क्या अरविंद केजरीवाल जी की तैयारी हो रही है? अगर आप पंजाब में एंटर हो गए, कहा जा रहा है आपको मिनिस्ट्री दी जा सकती है, कोई विभाग दिया जा सकता है, और अरविंद केजरीवाल आपकी सीट पर राज्यसभा जाएंगे। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ रेजिग्नेशन दें। यानी अगर आपको ये विधानसभा भेजने की तैयारी ना होती तब भी आप तैयार थे, आप सीट खाली कर देते उनके लिए? बिल्कुल कर देते। तो अब पंजाब में क्या तैयारी आपकी, जो आप उतर रहे हैं पंजाब की राजनीति में आप उतरेंगे, आप चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए कितने तैयार हैं? पूरे तैयार हैं जी, पूरे फुल फ्लैश।